हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से वीडियो लेकर आया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबर्स होंगे और इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले कई वर्षों से एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आईआईटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम में, मेडिकल के इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे है। हाँ तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सपोज देर आर 4 protons in the nucleus, the atomic number will be 4. If there are 10 protons in the nucleus, atomic number will be 10. अगर न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर 10 होगा। न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं तो एटॉमिक नंबर 11 होगा। जो भी प्रोटॉन का नंबर होगा न्यूक्लियस में, दैट विल बी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वाज डिटरमाइंड बाय मोजले इन 1930 में एटॉमिक नंबर मोजले ने डिस्कवर किया था। एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट। प्यारे बच्चों, जब एटम पर कोई चार्ज न हो, नाइदर प्लस नार माइनस, तब तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होंगे और एटम न्यूट्रल होगा। अब आइए मास नंबर। मास नंबर क्या है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस। तो जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है, इन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो, तो मास नंबर निकल आता है। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए and atomic number is represented by capital Z. आइसोटोप्स। अब आइए आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, एक ही सेम एलिमेंट हो, अगर उसका ये एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तब उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यहाँ सेम एलिमेंट है, खास बात यह है सेम एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन का ही 3 आइसोटोप होता है, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। अब देखिए तीनों कंडीशन में एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम में 1, ट्राइटियम में 1। लेकिन प्रोटियम का मास नंबर कितना है? 1। ड्यूटेरियम का मास नंबर 2, ट्राइटियम का मास नंबर 3, तो मास नंबर डिफरेंट हो गया। यहाँ पे ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है प्यारे बच्चों। क्या होता है रेडियो एक्टिव? इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशन होता रहता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसी तरह से क्लोरीन देखिए, क्लोरीन एटम है, सेम एटम है और इसके 2 आइसोटोप्स हैं। 2 आइसोटोप्स आर देयर ऑफ क्लोरीन, 1735, 1737। इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है, लेकिन मास नंबर 35 है। लेकिन इस क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है, लेकिन इसका मास नंबर 37 है। तो देखा जाए दोनों केस में क्लोरीन का मास नंबर डिफरेंट है। इसका 35 है पहले का, दूसरे का 37 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 17 है। इस तरह से यह भी आइसोटोप्स हो गया। अब आइसोबर जस्ट इसका अपोजिट होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट आ गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर दैट इज कॉल्ड आइसोबर्स। यहाँ पे एटम सेम नहीं रहेगा, एटम डिफरेंट होंगे और उनके मास नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 18 है, पोटेशियम का ये एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। आप देख रहे हो तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है।
लेकिन अब मास नंबर की ओर चलते हैं। आर्गन का मास नंबर 40, पोटेशियम का मास नंबर 40, कैल्शियम का मास नंबर 40, तो तीनों के मास नंबर सेम हो गए। तो मास नंबर सेम होना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड आइसोबर्स। ये सब तीनों आपस में क्या है, आइसोबर्स हैं। अब आइसोटोन्स प्यारे बच्चों, आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो, न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ 14 लिया गया है, नाइट्रोजन का 15 लिया गया है, ऑक्सीजन का 16 लिया गया है। अब 14 में से 6 निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है कार्बन में। अब 15 में से 7 निकाल दोगे तो नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन बचे, 8। और अब ऑक्सीजन में 16 है, इसका एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 में से 8 बचा, तो तीनों में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये 8 आइसोन्यूट्रॉनिक हैं, यानी आइसोटोन्स हैं ये। तो आगे देखो बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं सन भी बताते जाऊंगा। ये रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये CPMT 1982 में और IIT 1985 में क्वेश्चन आ चुका है, ये मेडिकल इंट्रेंस में और इंजीनियरिंग IIT के। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 10 टू द पावर 12 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर न्यूक्लियस का रेडियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है, ये ऑर्डर है। तो आपका आंसर हुआ सी, आपका आंसर क्या होता है, सी सही होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो कि CPMT 1982 में आ चुका है, अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर लेस देन 1, एक कोई न्यूट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 से कम है, सॉरी ग्रेटर देन 1, गलत बोल दिया, एटम अ न्यूट्रल एटम विच हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो, कंसिस्ट ऑफ, ऐसा कोई न्यूट्रल एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 से ज़्यादा हो, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, A ओनली प्रोटॉन, B न्यूट्रॉन प्रोटॉन, C न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, D न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर जिसका एटॉमिक नंबर 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो उसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों होंगे। ये क्वेश्चन CPMT मेडिकल एंट्रेंस में 1982 में आ चुका है। तो आपका आंसर डी सही होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा उसमें। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, यहाँ पर एक ये भी MLNR मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आ चुका है, 1983 में 1983 में आया है ये। डिफरेंट लाइन्स इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन, लाइमन सीरीज की लाइनें कहाँ दिखती हैं, कहाँ पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन, फार इंफ्रारेड। तो प्यारे बच्चों लाइमन सीरीज हमेशा और हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देती हैं, अल्ट्रावायलेट जोन में दिखाई देती हैं, अल्ट्रावायलेट जोन में एपियर होती हैं। तो लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज एपियर्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो योर आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन जो कि IIT 1985 में आ चुका है, IIT 1985 में आया है ये। बोहर्थ मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द सोलर स्पेक्ट्रम। तो प्यारे बच्चों बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन करता है, साथ ही साथ ऐसे पार्टिकल का के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन करता है जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो। अकेले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, उसके साथ साथ और भी जो पार्टिकल होंगे जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसका भी एक्सप्लेनेशन करता है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ए है गलत है, जैसे ऐसे है तो बड़ा आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो है आंसर दिया है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली।
तो ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ते आए हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की एक्सप्लेनेशन करता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर देखिए आपका कैसा आंसर बना दिया है, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आर आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। तो प्यारे बच्चों आपका बी आंसर सही है। अब इसमें हाइड्रोजन का भी आ जाएगा, आयन का भी हो जाएगा, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड आयन। तो इस तरह से आपका बी आंसर है, जिसमें जो एक कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, ये आपको जो है आंसर काफ़ी जो है करेक्ट है। तो बोहर्थ मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला देखिए, यहां पर ई बाई एम रेशियो। ई बाई एम रेशियो क्या है? चार्ज एंड मास रेशियो, जो कि कांस्टेंट होता है कैथोड के लिए, लेकिन एनोड के लिए, प्रोटॉन के लिए कांस्टेंट नहीं होता है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए, कैथोड के लिए गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है और वह कांस्टेंट रहता है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग हटकर है आपके लिए, जो कि IIT 1984 में आ चुका है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ द ई बाई एम रेशियो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, फिर से रिपीट करता हूँ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ द ई बाई एम रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। ए में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, बी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल, सी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, डी में न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर सही है डी। कैसे? आप न्यूट्रॉन का ई बाई एम ले लीजिए तो 0 आएगा, अल्फा पार्टिकल का ई बाई एम ले लीजिए तो 2/4 आ जाएगा, प्रोटॉन का ई बाई एम रेशियो ले लीजिए तो 1/1 आएगा, और इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो ले लीजिए तो 1/9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या 31 किलोग्राम ये होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कही जा रही है, तो सब न्यूट्रॉन का 0 होगा, अल्फा का 2/4 हो जाएगा, प्रोटॉन का 1/1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का 1/1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो ये आपका आंसर करेक्ट डी है। डी आंसर सही, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो यही है, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, आपका डी आंसर सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एनोड रेज वेयर डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टाइन, जे स्टैनली, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो यहाँ प्यारे बच्चों जे स्टैनली, रदरफोर्ड, जे थॉमसन ने डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। एनोड रेज आपका ए ऑप्शन सही होता है, सारे बच्चे भी जानते हैं। ये DPMT, दिल्ली PMT, दिल्ली PMT 1984 में आ चुका है। एनोड रेज वेयर डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टाइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज, यानी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी काफ़ी लेट हो गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी, इसके बाद जाके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। ऐसा क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम आ गया साइंटिस्ट के सामने? एक क्वेश्चन आया है CPMT 1987 में, 1987 में क्वेश्चन आया, न्यूट्रॉन को खोजने में वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को क्यों इतनी देरी हो गई, क्यों इतना लेट हो गया? तो इसमें आपका आंसर है, 4 आंसर है, मैं बता रहा हूँ। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है प्यारे बच्चों, आंसर ये गलत। न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, तो आपका यही आंसर सही है, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस था। अरे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था, डिफ्लेक्शन हो जाता था अपोजिट पोल की ओर, प्रोटॉन पर चार्ज था, डिफ्लेक्शन हो जाता था अपोजिट पोल की ओर, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज था, अल्फा स्कैटरिंग से रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर लिया था। लेकिन न्यूट्रॉन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल था, इसका कहीं डिफ्लेक्शन ही नहीं होता था। ये तो बेरिलियम और बोरान पार्टिकल पर बेरिलियम और बोरान एटम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया, तो जाकर के जो है न्यूट्रॉन निकला, तो चैडविक ने किया था, तो इसकी डिस्कवरी हो पाई। दिस इज बिकॉज चार्जलेस पार्टिकल्स डू नॉट अंडरगो एनी डिफ्लेक्शन।
तो आपका आंसर प्यारे बच्चों बी सही है, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल एंड दे डू नॉट गो अंडर एनी डिफ्लेक्शंस। तो बी आंसर सही। अगला लास्ट क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 m कैन बी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n बराबर 2 दे रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कुल कितने वैल्यूज होंगे, तो ए में 1 वैल्यू, बी में 3 वैल्यू, सी में 4 वैल्यू, डी में 7 वैल्यू। ये CPMT 1984 में आ चुका है। तो प्यारे बच्चों अगर n की वैल्यू के लिए m की वैल्यू n स्क्वायर होता है, किसी भी n की वैल्यू के लिए, फॉर एनी n वैल्यू द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर दो, m की वैल्यू आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर डालो यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 आ गया, तो टोटल वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू 4। तो योर आंसर इज सी करेक्ट है, 4 वैल्यू सी आंसर सही है। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।